अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम चेक्स सीरीज पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तकरीबन बल्कि हर लेन देन के कारोबारी मामलात में और नौकरियों में भी ज़्यादातर किसी जगह पे भी जो है वो अब आप चेक से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड ही हैं, बल्कि तमाम तर तकरीबन कारोबार जो है वो चेक्स के थ्रू ही किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। लोगों की नेगलिजेंस की वजह से उन्हें कुछ जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है और कई बेचारे बेगुनाह सिर्फ छोटी सी लापरवाही की वजह से वो अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं या वो उन्हें जेल भी भुगतना पड़ सकती है। इसी तरह हम पिछले वीडियो में हम 489F के बारे में बात कर चुके हैं कि 489F के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किन किन सूरतों में 489F जो है वो हो सकता है, 489F की कितनी सज़ा है। तो आज हम बात करते हैं 489F से बचने के लिए आपके पास क्या क्या डिफेंसेस हैं। जो मेन डिफेंसेस जो हैं वो अक्सर जो अक्यूज हैं वो इसकी प्ली लेते हैं, उनमें से कौन से कारआमद हैं और कौन से कारआमद नहीं हैं, ये काफ़ी सारे जो हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक ये हम आज उन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आप किसी ना किसी तरीके की वजह से या किसी ना किसी नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो आप कर देते हैं और आपको 489F का सामना करना पड़ सकता है। या अगर हम इसे दूसरे रुख से बात करें तो ये वो डिफेंस है जिनसे आप 489F की सज़ा से बच सकते हैं। ये डिफेंस जो है वो कोर्ट में काफ़ी कारआमद हैं और अदालत जो है इनको बिल्कुल एडमिट करती है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग 489F से इन्हीं शक व शुबहात की वजह से बच जाते हैं। उनमें सबसे पहला तो ये है कि आपने एक चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि जो जैसे कि 489F के जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें भी उस लेक्चर में भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि चेक बुक एक बहुत ही कीमती जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। आपको चाहिए कि उसे संभाल के रखें क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है और अगर आपकी चेक बुक में से कोई भी चेक मिसिंग है या आपने कोई भी, अक्सर लोगों की आदत होती है एक ब्लैंक चेक जो है वो अपने वॉलेट में रख लेते हैं कि कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कहीं पे भी काम आ सकता है, तो सारी चेक बुक कैरी करने के अलावा वो एक चेक जो है वो पास रख लेते हैं। लेकिन जब भी आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि आपका कोई ना कोई चेक मिसिंग है या चोरी हो चुका है, तो बगैर किसी देर के, बगैर तारीख के तो आपको सबसे पहले चाहिए कि जो भी आपका थाना उस ज्यूरिसडिक्शन में, आप सबसे पहले जाके वहाँ पे एक कंप्लेन फाइल करें अपने चेक के चोरी होने की या गुम होने की कंप्लेन जो है फाइल करें और उसे लाजमी DDR में भी मेंशन कराएं, जो कि पुलिस की जो है वो डेली डायरी रिपोर्ट होती है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी उस चेक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ जाए तो वहां पे सबसे पहले जो आपके पास जब रिपोर्ट होगी तो फौरन से अदालत जो है वो आपको उसमें फेवर देगी कि आपने इससे पहले यह इंसिडेंट होने से पहले ही आपने कंप्लेन फाइल की हुई थी कि मेरा ये चेक जो है वो गुम हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट ये है जो बहुत ज्यादा कारआमद। दूसरा जो है वो 489F से बचने के लिए गारंटी चेक। अब गारंटी चेक कौन सा होता है? अब नॉर्मली इन दिनों एक रूटीन बन चुकी है कि आप इवन किसी भी जॉब, सेल्समैन की जॉब के लिए भी आप किसी शॉप पे जाएंगे तो शॉप ओनर जो है वो सबसे पहले आपको डिमांड करेगा कि आप ऐसा करें, एक ब्लैंक चेक दे दें। तो आप जो वो है वो ब्लैंक चेक जो चेक बुक से निकाल के दे देते हैं, तो उस चेक पे जो है वो आपके खिलाफ कल को कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने कोई सारी जिंदगी तो वहां पे सेल्समैन की नौकरी नहीं करनी। तो अब वहां पे आप जो मेन नेग्लिजेंस आप करते हैं कि आपको सबसे पहली जो चीज है वो गारंटी चेक अगर आप जब भी दें, जिसको भी दें, तो उसके लाजमी जो है वो बैक साइड पे मेंशन करें कि ये चेक जो है ये मैं बतौर गारंटी जो है वो दे रहा हूं। उसके अलावा तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, चेक के ऊपर डबलिंग हुई हुई हो। अब डबलिंग कैसे होती है? चेक के साथ अगर आपने फिल करके दिया है, आपने डेट लिखी है, आपने जो है अमाउंट लिखी है, उसे अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश की गई है, डेट को एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है या शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, तो वो जो है वो चेक क्योंकि आपने लिख के दिया होता है तो आपको उन चीज़ों का बखूबी इलम होता है कि आपने डेट क्या मेंशन की थी और आपने अमाउंट क्या मेंशन की थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चेक के साथ छेड़खानी हुई है तो आप फौरन से पहले जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर फोरेंसिक जो है वो मूव करेंगे कि ये तमाम तर जो लिखाई है, जिस जो हैंड राइटिंग है, इसका फोरेंसिक किया जाए कि ये मेरी जो है वो हैंड राइटिंग है ही नहीं। अगर चेक पे ऊपर डबलिंग हुई हुई हो, किसी किस्म की थोड़ी सी भी डबलिंग हुई हुई हो, तो वो जो है वो बिल्कुल आपको फेवर देगी और आपको जो है 489F का इतलाक आप पे नहीं होगा और आप इस केस से बच सकते हैं।
इसके अलावा मेन जो है, जब आप फिर इस पोजीशन में स्टक हो जाएं तो एक और बड़ा बेहतरीन ग्राउंड है इस चीज़ से निकलने के लिए, वो ये है कि आप जो है वो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन फाइल जो है करें कि ये जो 489F की अमाउंट का जो इतला किया गया है, इसका जो अक्यूज का फाइनेंशियल स्टेटस है उसे वेरीफाई किया जाए। अब इसकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आपका कोई भी कंप्लेनेंट जो है वो मूव करता है आपके ऊपर या एफआईआर करवाता है 489F की, जबकि आपका चेक जो है वो बाउंस हो चुका है, तो आप जब ये एप्लीकेशन मूव करेंगे कि मेरा जो है वो अक्यूज का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसे वेरीफाई किया जाए, तो एक जो बंदा है जो नॉर्मल सा एक दुकानदार है ये कोई छोटा मोटा कारोबार करता है तो उसकी इतनी इनकम ही नहीं होगी, उसकी हैसियत से ज्यादा को जो है वो चेक फिल कर दिया गया है, तो वहां पे भी जो है ऑनरेबल कोर्ट है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो फेवर देती है और आपको जो है उसमें से 489F में से कम आप जो है काफी ज्यादा रियायत के मुस्तहिक हो जाते हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेहतरीन ग्राउंड है जो मेन सबसे ज्यादा इन दिनों देखने में आ रहा है, वो यही है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है, चोरी होने के लाजमी सी बात है, नॉर्मली अब इन दिनों तकरीबन हर शख्स के घर जो है वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, तो वो उन सीसीटीवी कैमरास की जो है वो फुटेज वो भी ऑनरेबल कोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखिए मेरे घर में चोरी हुई थी या मेरे ऑफिस में चोरी हुई थी और उसमें मेरे ये चेक बुक और भी मेरे जो निगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ही ज़रूरी जो कागजात थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चोरी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये चेक भी जो था ये उसी चेक बुक का हिस्सा था और वहाँ पे जो है ये मुझे मेरा इस चेक से मजीद कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा बेहतरीन ग्राउंड है जो के फेवर देता है, जो नॉर्मली लोग गलती कर देते हैं। बेसिकली ये जो ग्राउंड है ये दोनों के लिए है, सारी ग्राउंड अक्यूज के लिए भी हैं और कंप्लेनेंट के लिए हैं कि जब भी आपको अपना केस जो है वो मजबूत करना है तो आप दोनों ग्राउंड जो है वो मजबूत करने चाहिए। तो इससे आगे जो अगला ग्राउंड है वो एक बेहतरीन ये है कि जब भी आपका चेक जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस किया जाता है जिस पर 489F का इतलाक होता है, तो जब वो कोर्ट में उसके ट्रायल के लिए आता है तो वहां पे जो है वो सिर्फ चेक होता है, उसके साथ अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई विटनेस मौजूद नहीं है या कोई इस किस्म का जो आपका एग्रीमेंट या किस मद में आपने चेक दिया है इसका कोई भी सबूत नहीं है, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा फेवर हो सकती है और आप 489F से जो है वो बरी हो सकते हैं। इसके अलावा मजीद ये है कि अगर अमाउंट जो है वो चेक की बहुत ज्यादा है, जो कि FBR के रिलेटेड जितने टैक्स हैं, गवर्नमेंट ने जो टैक्स एक इंडिविजुअल्स पे अप्लाई किए हैं उनमें फॉल करती है, तो आप न आगे जाकर इस चीज को ऑनरेबल कोर्ट में इस चीज को भी प्रोसीड कर सकते हैं कि अगर ये चेक इतनी अमाउंट का है तो इतने तक, तो इससे आगे तो गवर्नमेंट FBR ने एक इंडिविजुअल पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है टैक्स, आप जरा इसकी जो है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मंगवाएं। एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जब आएगी तो उससे काफी सारी चीजें वाजे हो जाएंगी कि क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटस भी ये है या नहीं है, या इससे फर्दर बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जो अक्यूज को मिलेगा और इससे बहुत ज्यादा जो है वो डाउट क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है और बहुत से ग्राउंड्स हैं जिनमें से एक बहुत अहम जो लॉटरी का है, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो प्राइज बॉन्ड, लॉटरीज, इस किस्म की चीजों में जो है वो इन्वेस्ट करते रहते हैं और किस्मत आजमाते रहते हैं। अब आपने एक शख्स जो लॉटरी का काम करता है उसको आपने एक चेक इशू किया, एक चेक दे दिया, उसने कल आप पर 489F के जो है वो कंप्लेन करवा दिया और आप FIR जो है वो 489F की हो चुकी है, तो आप वहां पे सिंपली जाके जो ऑनरेबल कोर्ट को डिक्लेयर करेंगे कि मैंने इसको चेक जो ये लॉटरी की मद में दिया है, तो ये आपने वहां पे ये चीज प्रूफ भी करनी है कि ये जो शख्स है ये लॉटरी का काम करता है, तो इसमें एक तो 489F से आप बरी हो जाएंगे, दूसरा जो उसमें आपने अमाउंट उस लॉटरी पर्सन को पे करनी थी आपको वो भी नहीं देना पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉटरी और इस किस्म की तमाम तर स्कीमें जो हैं वो बैन कर रखी हैं, तो इसमें इसमें जो है वो एक इलीगल काम है और उसमें आपको किसी किस्म का भी जो है वो चेक जो है वो नहीं दे, चेक की सजा भी नहीं भुगतनी पड़ेगी और उसके अलावा आपको जो है वो नहीं सॉरी लोन भी नहीं देना पड़ेगा जो आपने उस लॉटरी पर्सन का देना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको आखिरी ग्राउंड जो है वो बताना चाहता हूँ वो बहुत ज्यादा मेन है, क्योंकि ये SOP है, बेसिकली ये SOP है जो कि अगर आप अक्यूज भी हैं कंप्लेनेंट भी हैं दोनों को इस चीज का फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसमें
99% जो है वो अक्यूज को फेवर होती है कंप्लेनर के इसको फॉलो ना करने की वजह से। जब भी आप एक कोई बैंक से जाकर चेक बाउंस करवाते हैं, चेक बाउंस करवाने के बाद आप जो है वो पुलिस स्टेशन या उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले विद इन 45 डेज आपने जो है वो ना इससे पहले ना इससे बाद आपने कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि इससे पहले भी आप करेंगे तो आप ऑनरेबल कोर्ट को जवाब दें, और इससे आप डिले करेंगे तो आप उसकी भी कंडोनेशन ऑफ डिले जो है उसमें भी आपको जाना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक विद इन 30 डेज जब आपने चेक बाउंस का स्लिप ली है बैंक से, तो वहां से आपने जो है विद इन 30 डेज अक्यूज को एक लीगल नोटिस जो है वो सर्व करना है। लीगल नोटिस में आप सिंपली जो है और बेसिकली आप अपने ग्राउंड्स मेंशन करेंगे, उसके अलावा जो है आप उसे लीगल नोटिस सर्व करेंगे कि विद इन 50 डेज वो आपके तमाम तर जो वाजिबात हैं, जो आपका लोन की मद में या किसी भी मद में उसने आपको चेक इशू किया है, तो वो जो आपके वाजिबात है वो 15 दिन के अंदर अंदर अदा करे। अगर वो 15 दिन के अंदर अदा नहीं करता तो फर्दर आप उसके खिलाफ कोई ना कोई भी कानूनी कार्रवाई, जो भी आपको लीगल रेमेडीज हासिल है, आप उनका हक महफूज रखते हैं। लेकिन आपने लीगल नोटिस भी लाजमी सर्व करना है, और उसके अलावा जो है वो 15 दिन का आपने इंतजार भी लाजमी करना है। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप लीगल नोटिस सर्व करने के बाद जो है वो उसके 15 दिन से पहले ही जो है वो आप उस शख्स को सू कर दें और उसके खिलाफ जो है वो आपका कार्रवाई का आगाज कर दें। तो इस सूरत में भी जो बेनिफिट ऑफ डाउट हो वो अक्यूज को जाएगा, और वो 489F में उसे काफ़ी ज़्यादा वो रियायत का मुस्तहिक हो जाएगा। लेकिन एट दी एंड सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली नेग्लिजेंस होती है वो यही चीज़ है। आपने इससे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी किसी भी शख्स को चेक इशू करें तो चेक की बैक साइड पे लाजमी मेंशन करें कि आप ये चेक जो है एज ए गारंटी दे रहे हैं, तो तब भी आपको काफ़ी हद तक जो है 489F से वो बच सकते हैं। ये तमाम तर ग्राउंड्स आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप चेक देने में एहतियात करें, या फर्दर आप पर अगर इस किस्म के किसी भी इशू में या आप पर FIR लॉज हो जाती है तो आप उससे जो है अपना डिफेंस मजबूत कर सकें। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों को ओरिजिनल चेक्स दे के और बाद में इन्हीं ग्राउंड्स पर मुकरना शुरू कर दें और उनके साथ फ्रॉड करते फिरें। उम्मीद है बेसिकली आपको समझ आ जाएगी होगी कि 489F किन चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, और कौन कौन सी जो है हमें एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए किसी को भी चेक इशू करने से पहले। बहुत शुक्रिया।